महिलाओं के लिए विज्ञान, स्वास्थ्य एवं पोषण। अब आप सुनेंगे हमारा विशेष कार्यक्रम। ये कार्यक्रम राष्ट्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी संचार परिषद, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा उत्प्रेरित एवं समर्थित है और इसे कुमाऊवानी सामुदायिक रेडियो द्वारा तैयार किया गया। नमस्कार दोस्तों, फिर से आ चुकी हूँ मैं आपकी रेडियो दोस्त रितु आर्या और आप लोगों का मन पसंदीदा कार्यक्रम महकता आंचल को लेके। और साथ में मैं आपको बताना चाहूंगी, आज मेरे साथ हैं मेरी रेडियो सखी हेमा मेहता और हम दोनों की तरफ से आप लोगों को ढेर सारा नमस्कार और प्यार। सखियों, जैसा कि आपको इंतजार रहता है आपके अपने कार्यक्रम महकता आंचल का, जिसे हम हर दिन स्वास्थ्य की कुछ न कुछ नई बातें करते हैं, तो रोजाना की तरह आज भी आपसे हम कुछ खास बातें करने जा रहे हैं। हाँ, इसीलिए मैं आज अपने साथ हेमा को लेकर आई हूँ। दोस्तों नमस्कार, मैं हूँ आपकी रेडियो दोस्त हेमा और आपने मुझे पहचान लिया होगा। और रितु, आपको भी नमस्कार। और महकता आंचल सुनने वाले सभी महिलाओं को नमस्कार करेंगे हम, ठीक है। और सभी का स्वागत है हमारे आज के कार्यक्रम में। और रितु, जैसे तुम बात कर रही थी महिला स्वास्थ्य को लेकर, आज हम एक नई चर्चा करने वाले हैं। तो बिल्कुल जी हाँ, मैं हाजिर हूँ आपके साथ। तो तुमने अपनी सभी सखियों के साथ एक बात कही थी, ठीक है। और ऐसे बात करने में बहुत आनंद भी आता है, सचमुच उसे बयां नहीं किया जा सकता, है ना रितु? वाकई हेमा, ये बात तो है। तो रितु, आज हम अपनी सखियों के साथ किस बारे में बात करने वाले हैं? हाँ हेमा, आज हम अपनी सखियों के साथ बहुत ही खास चीज के बारे में बात करने वाले हैं। और मतलब ये कि आज मैं किसी बाहरी अंग के बारे में नहीं, बल्कि किसी भीतरी अंग के बारे में बात करने वाली हूँ हेमा। अरे यार रितु, इतनी पहेलियां मत घुमाओ, अब बता भी दो। हेमा, मैं आज स्त्री यानी एक महिला के गर्भाशय और उसकी देखभाल के बारे में बात करने वाली हूँ। तो हेमा, कैसा लगा आपको ये आज का विचार मेरा? विचार तो काफी अच्छे है, वाह मजा आ गया। आज तो रितु आपने मेरे मन की बात कह दी। कई दिनों से मेरा मन भी यही हो रहा था कि अपनी इन महिलाओं के गर्भाशय के बारे में बात की जाए कि कैसे इसकी रखवाली होती है और किन बातों का ध्यान रखना होता है ना? हाँ, तो आज तुम्हारी जो मन की मुराद है वो पूरी होने वाली है हेमा। सही कहा मैंने? बिल्कुल सही कहा रितु। हेमा, गर्भाशय स्त्री के भीतरी अंग से एक ऐसा अंग है जो सबसे पहले उसे एक माँ बनने का मीठा सा एहसास दिलाता है हेमा, और उसे महसूस होता है। और हेमा, ये बात तो तुम जानती हो ना कि उन दुनिया की तमाम खुशनसीब महिलाओं में शामिल होने वाली है जिन्हें माँ बनने का सौभाग्य प्राप्त होता है। रितु, इसका एहसास दिलाता है कि इसे गर्भाशय जो महिला की भीतरी यौनांगों में से एक होती है, ठीक है, और जो नारी की अनेक क्रियाओं से संबंध रखती है, जिसका आकार एक नाशपाती की तरह होता है, और रितु जिसकी लंबाई 7.5 सेंटीमीटर होती है और 5 सेंटीमीटर चौड़ी होती है। और हाँ हेमा, गर्भाशय का वजन लगभग 35 ग्राम होता है। अच्छा। हाँ, और गर्भाशय का जो आकार है ना, वो भ्रूण के साथ विकसित होता रहता है। और गर्भ के पूर्ण विकास के समय और गर्भाशय फैलकर अपनी वास्तविकता को छोड़कर हेमा एक पेड़ की तरह फैल जाता है। ये बात तो तुम्हें मालूम होगी ना कि धीरे धीरे जैसे भ्रूण बढ़ता है तो गर्भाशय का आकार भी बढ़ जाता है। हाँ, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बात करी थी ना कि जो गर्भाशय है उसका आकार नाशपाती के दाने की तरह होता है। हाँ हेमा। और हाँ रितु, गर्भाशय के ऊपरी भाग को मस्तक और नीचे भाग को देह यानी कि बॉडी कहते हैं। अच्छा हेमा। और यह पतला होकर गोल आकार में समाप्त हो जाता है और इस भाग को ग्रीवा भी कहा जाता है। बहुत अच्छा हेमा, बहुत अच्छी सी बात आज तुमने मुझे बताई। हेमा, एक खास बात और भी है कि प्रसव के बाद जो गर्भाशय है ना, वो अपनी सामान्य मतलब पहले जैसी स्थिति में आ जाता है, यानी कि वो पहले की ही स्थिति में पुनः लौट जाता है। जैसे तुमने बताया था ना कि वो नाशपाती सा उसका आकार होता है और मैंने भी कहा था कि पेड़ की तरफ फैल जाता है, तो उसके बाद पुनः अपनी स्थिति में वो पहुंच जाता है।
अच्छा, और सही कहा रितु, क्योंकि प्रकृति ने महिलाओं को मांसपेशियों का एक अद्भुत समता प्रदान की है, जिसमें दो प्रकार की मांसपेशियां होती हैं, लंबी मांसपेशियां और घुमावदार मांसपेशियां। अच्छा। गर्भाशय में गर्भ का विस्तारण और बच्चे के जन्म के समय लंबी मांसपेशियां प्रमुख रूप से काम करती हैं। और अच्छा हेमा। हाँ, और घुमावदार मांसपेशियां बच्चे के जन्म के बाद गर्भाशय के संकुचित होने और रक्त प्रवाह को रोकने में सहायक होती हैं। बहुत अच्छी बात तुमने बताई हेमा। लेकिन हेमा, गर्भाशय एक ऐसी चीज है जिसे हम देख नहीं सकते, क्योंकि वो हमारा भीतरी अंग है और बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हेमा। ये बात तो तुम भी जानती ही हो। और जो 9 महीने तक का एक शिशु को संभालता है और उसे धरती पर पैदा करता है। इसीलिए हेमा, हमें अपनी गर्भाशय की देखभाल करने की बहुत ही आवश्यकता होती है। सही कहा रितु। आज गर्भाशय के बारे में हम कई बीमारियों के बारे में सुनते हैं और कई किस्म की बीमारियों से महिलाएं जूझती हैं जो गर्भाशय से संबंधित होती हैं। एक सर्वे का आंकड़ा हमें बताता है, और मैं आपको बताऊं, उसमें 70 में से 1 महिला को गर्भाशय का कैंसर पाया गया है। और इसके अलावा गर्भाशय में सूजन, गर्भाशय का बाहर आना, गर्भाशय का ऑपरेशन या गर्भाशय यानी कि बच्चेदानी को निकलवाना, ये बहुत सुनने में आता है। हाँ हेमा, ये बहुत आजकल पता है। एक बार मैं अस्पताल गई थी, मैंने वहाँ खुद एक औरत का गर्भाशय का ऑपरेशन हुआ था। वो गर्भाशय को एक डिब्बे में लेके रखा था उन्होंने, और मैंने अपनी आँखों से उसे देखा हेमा। और रितु, हम इसलिए अभी मैंने कहा ना कि इसे आसानी से देख तो नहीं सकते हैं, पर इसकी देखभाल की आवश्यकता बहुत ही अधिक होती है। हाँ हेमा, कई बार होता है ना कि कई महिलाओं को गर्भाशय की समस्या होती है, पर वो उसे अनदेखा कर देती हैं, या फिर मैं यूँ कहूँ कुछ कारणवश बताने में संकोच करती हैं और अपनी बातों को सामने नहीं रख पाती हैं। और या फिर यूं कहें रितु कि गर्भाशय के बारे में महिलाएं अधिक गंभीर नहीं रहती हैं। हो सकता है ये एक जानकारी का अभाव भी रहता है, है ना? हो सकता है हेमा। क्योंकि जब तक हम किसी भी चीज के बारे में पूरी जानकारी नहीं रखेंगे, तब तक हम उसमें होने वाली परेशानियों को भी नहीं समझ सकते हैं, है ना? सही कह रही हो हेमा, ये बहुत अच्छी बात तुमने कही। और ये छोटी छोटी बातें हैं जो आने वाले समय में एक अभिशाप भी बन सकती हैं हेमा। हाँ रितु, क्योंकि कई बार कई महिलाओं को देखा है मैंने जो बच्चेदानी की परेशानियों से जूझती हैं। मैंने एक दिन एक ऐसी महिला को ही देखा, और ऋतु पता है, उन्होंने मेरे साथ अपने बहुत सारे अनुभव साझा किए। नमस्कार दीदी। नमस्कार रितु, मेरा नाम मुन्नी बिष्ट है। मुन्नी दी, जिसके हम देख रहे हैं बहुत सारी महिलाओं जो हम बच्चेदानी बिहार का निकल जाएं, तो क्या अपन साथ इस तरीका का हादसा का व्यवहार आपको एक कारण की लागनी? रितु, ये कारण यश लगा कि मैं उसके गाँव में मैं जब स्वास्थ्य काम करती हूँ, बहुत महिलाओं के लिए देख रखा, और मेरे लीजिए खुद मतलब मैं गए बहुत चीज खुद ही बच्चेदान जो मेरी बाहर निकल पड़ी, और तय में गए मगर लगा कि बोझ वोझ उठौन में गए। शुरुआती भे जब मेरे सब ठूल चौल सब ठूल चौल बचा, जिसके आज दिन में गए 12 बजे उपाद होगा, और ब्याह का मैं खेत में नहीं गेचू, खेत में गई हूँ दिन मान भरी मैं अषाढ़ में चूम आलू में गए माट चढ़ा, फिर दूर घा खरी रख चू, वहाँ बटी घा लाई में। जब मैं वहाँ इतू कचार हुई मेरे खुद घुड़ा जले डूब गया, चप्पल तो मिले ने मेरे खोर में घाक जा चू, या खुद तो मेरे धुल की जोश गो, या खुद मेरे मतलब माट भीतर डूब गो, जो चप्पल में मिले ने। वो बाद में घर आई हूँ, बहुत ही दर्द होगा, मेरे तालुआ पेट में तो दर्द होगा बहुत ही ज्यादा, जैसे कि मेरे आँखा में आंसला आ गया। फिर ले उस तक टाइम अब आज जो टाइम होना मैं वो छटका होना आज का तो अकल होनी वो घागे। फिर ले मैं घर लाई हूँ, जब मुझे बहुत ही दर्द होगा मैं अपने सास के बता, फिर मैं सासुर क्या गा गेहूँ को घरेलू उपचार की बतो नहीं बा, गा गेहूँ छीक करा ये उसको नहीं बा। उस तक तो थोड़ा बच्चेदानी तो मतलब जो बाहर निकली है वो भीतर गया हो गए, लेकिन तब बटी मुझे परेशानी थी। जब मैं बाहर चूल्हा मुझे तो ब्लीडिंग हो जानी है, बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो जानी है। वो बाद में दूसरा भाव, फिर मुझे ज़्यादा परेशानी बढ़ गया। फिर कतु बेरा हल्द्वानी दिखा, फिर वो बाद मेरे चेल जो थी दिल्ली में गई थी, फिर दिल्ली दिखा। जब मेरे ये तो परेशानी बढ़ी है, जो ट्यूमर हुई बा, ट्यूमर और बच्चेदान ले दगड़ा ने निकाई। एक बेरा ट्यूमर का ऑपरेशन हुआ, कह कि मतलब पूरा दगड़ा ऑपरेशन करो लो, यो ने सहार से कहा। जब पहले ट्यूमर निकाला 4 महीने, फिर दवाई खा, जो इन्फेक्शन और हुई वो 4 महीने जले दवाई कोर्स कर, जब पूरी बच्चेदान डॉक्टर और निकाई,
जो मगले पैंचू फिर वो बहुत दूर मतलब 5-5 6 टेस्ट थी फिर वो बाहर गया रिपोर्ट गया जब वो बाहर बेटी रिपोर्ट आ तब जब डॉक्टरों ने दवाई छुटकारा दी। तो मुनि दी आज आपको खुद के कदू स्वस्थ महसूस कर है नहीं करना अब ऋतु स्वस्थ कह के आगे कने जब भल शरीर कहाँ काटी कुटी अब बोरी के छिड़ाव कर उधर जा दुहे ठोर बेटी तो स्वस्थ शरीर लगले कि कत्ती आप काम करो में जे दिन तक मतलब सावधानी काम भल काम बोझ ने धैर्य उ दिन तक मैनेजमेंट थोड़े चंगाई जो रे जैसे में दिन मान भरी बन जूला या बोझ लूला या पेड़ों में चढ़ूला या कोई कैश पकड़ भी ठुल गुल दिन या मतलब कोई जोरे बुत करोला उमगे मगे रात भरी शीतन मुश्किल हो जा। तो मुनि दीदी आफुल के कारण लगनी या अपन की इस तरीका करा काम जाए फिर अपन बचदानी बार बाहर के निकल जाए ऋतु आप हमोली था जब गर्भवती थी तब ले मगे तो यही कारण आगा जब गर्भवती महिला है उन्होंने सावधानी करन चैन और जब डिलीवरी बाद जो छ इकास हाल जले बोझ हल्के धरन चाहिए मगर तो ही चीज लगा हमारे टाइम में तो उस तक बेटी आज तू भैर ने हमारे तो कोई यो इतका जाना कोई मल्ल पहने बा 2 दिन बेटी खेतों में काम करने बा बन जान छ कोई बोझ कम लोन नहीं बा बाल्टी कम टिपेन छ उस तक तो तमाक तोली पहन लो छी। वास्तव में हिमा ऐसी कई सारी महिलाएं हैं पर हिमा इससे निजात पाया जा सकता है अगर हम हमेशा गर्भाशय को गंभीरता से लें और उसकी देखभाल सही तरीके से कर सकते हैं। तो किस तरह से हम इसकी देखभाल या फिर इसको संभाल सकते हैं तो क्यों ना आइए डॉक्टर साहब से मिलते हैं और उन्हीं से कुछ बातचीत कर लेते हैं। बिल्कुल ऋतु। नमस्कार दोस्तों, आज की चर्चा में मेरे साथ शामिल हैं डॉक्टर मोनिका खड़कवाल जी। तो सबसे पहले मैम का स्वागत करते हैं। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका रेडियो कुमाऊनी में। थैंक यू और आप सभी को मेरा भी अभिनंदन है, नमस्कार है। बिल्कुल मैम, जैसे कि आज का हमारा मुख्य विषय है बातचीत का गर्भाशय की देखभाल मैम। तो मैं जानना चाहती हूँ कि गर्भाशय की देखभाल हम किस तरह से कर सकते हैं अगर हम काम को लेके भी चाहें, कार्यबोझ हम लोग का बहुत ज़्यादा रहता है, तो गर्भाशय की देखभाल कैसे की जाए? देखिए ऐसा है कि गर्भाशय जो है एक जो है स्त्री के का बहुत ही इम्पोर्टेंट, बहुत ही महत्वपूर्ण ऑर्गन है। और बहुत अच्छा सवाल आपने ये किया है कि चूंकि हर स्त्री को जो है अपने जीवन में जो है संतति प्राप्ति, यदि वे शादीशुदा हैं तो उस कार्य से गुजरना ही पड़ता है। तो इसलिए इस ऑर्गन की अपनी एक भूमिका है हमारे जीवन में। जब तक बच्चा छोटा है, जब तक वो उसको जो है माहवारी होनी शुरू नहीं होती है, तब तक भी उसकी माँ को जो है उसका पूरा माँ की जिम्मेदारी है कि उसके जननांगों में बाहर से देखे कि कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा है, कोई सफेद डिस्चार्ज इत्यादि तो वहां पे नहीं दिख रहा है। और अपनी बच्चों का जो फीमेल चाइल्ड है, जो लड़की है, उसका जो है हाइजीन का ख्याल रखे माँ, है ना, कि किसी भी प्रकार का कोई डिस्चार्ज तो नहीं दिख रहा है। इसके अलावा जब महीना आता है, सबसे महत्वपूर्ण बिंदु वहां से आरंभ होता है जब एक लड़की को माहवारी आरंभ हो जाती है। माहवारी के दौरान की सारी हाइजीन की नॉलेज जो है एक माँ के ही द्वारा जो है उस बच्ची को दी जाती है, या फिर कुछ जानकारी वो अपने जो है दोस्तों और सहेलियों से भी प्राप्त करती है। तो इस विषय में मुझे ये कहना है कि इस समय सरकार द्वारा भी ऐसे बहुत जो है अभियान चलाए जा रहे हैं, प्रोग्राम्स चलाए जा रहे हैं, जिसमें मेंस्ट्रुअल हाइजीन यानी कि माहवारी के दौरान साफ सफाई की जो है जानकारियां गांव-गांव में दी जाती हैं, आशाओं के माध्यम से, अन्य स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं के माध्यम से। तो इसमें क्या है, इन ये जो 4 दिन है, 5 दिन है, हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। और इन 4-5 दिनों में कि जब गर्भाशय से रक्तस्राव बाहर आता है, तो वो जो रक्त है जो कि गर्भाशय लेयर अंदर की अपनी अंदरूनी लेयर छोड़ रहा होता है, तो उसको यदि ठीक से उसकी देखभाल नहीं की गई, उसमें जो है सही तरह से पैड लगाने की जानकारी छोटी लड़कियों को, जो नए बच्चे स्टार्टर्स हैं, जिनको अभी जस्ट माहवारी शुरू हुई है, तो उन बच्चों को नहीं दी जाएगी। तो उसमें नीचे के कई इन्फेक्शंस, वेजाइना में इन्फेक्शंस, इवन सर्विक्स तक इन्फेक्शन जाने की। और इसी दौरान जिन बच्चों को सफेद पानी और इन सब की समस्या होती है, वो इसी दौरान मेंस्ट्रुएशन के दौरान, माहवारी के दौरान सफाई न रखने से होती है। तो उनको पैड लेने की जानकारी और कितने दिन तक उनको जो है उसको साफ सफाई से रखना है ना, वो सारी जानकारियां जो है माँ के द्वारा, आप लोगों के द्वारा, है ना, कम्युनिटी में अच्छे से
उन बच्चों को बताई जानी चाहिए। जरूरी नहीं है कि हम वो महंगे मार्केट से पैड ही खरीद के लाएं तभी हमारी हाइजीन मेंटेन हो रही है। एक घर का कॉटन का साफ सुथरा सा कपड़ा जो कि कभी किसी वस्त्र के रूप में उपयोग में लाया गया है, बहुत गंदा नहीं, उसको अच्छी तरह से साबुन से धो करके और उसके बाद उसको जो है बढ़िया करके धूप में सुखा करके अगर उस कपड़े को जो है स्टरलाइज करके बच्चे हमारे लड़कियां जो है यूज करें तो वो मार्केट में मिलने वाले पैड से भी कहीं अच्छे साबित हो सकते हैं मेंस्ट्रुअल हाइजीन को। लेकिन उनका अच्छे से धुला हुआ होना और अच्छे से सूखा हुआ होना बहुत अनिवार्य है ताकि उसमें दूर दूर तक किसी इन्फेक्शन के, किसी संक्रमण के होने की संभावना न हो। बिल्कुल मैम, बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। तो इसके अलावा एक चीज़ और पूछना चाहूँगी कि क्या क्या समस्याएं ऐसी हैं जो गर्भाशय से संबंधित हैं, मैं जानना चाहती हूँ इस बारे में। देखिए, गर्भाशय से संबंधित जानकारियां तो उसका तो बहुत लंबी लिस्ट है, लेकिन जो आम समस्याएं जो आपको अपनी कम्युनिटी में बहुत बहुतायत में देखने को मिलेंगी, उसमें सबसे पहले है कि कभी आपने सुना होगा कि कोई कंप्लेंट लेके आता है, कोई परेशानी लेके आता है कि मुझको बहुत अधिक महीना हो रहा है, महीने के दौरान, माहवारी के दौरान बहुत पेट में दर्द हो रहा है। इसके अलावा माहवारी ठीक से नहीं होती है, 2 दिन होती है फिर रुक जाती है, फिर 2 दिन होती है, जैसे स्पॉटिंग इत्यादि होती रहती है। कुछ लोग जो है गर्भाशय से जो है सफेद पानी के जाने की समस्या, जिसके साथ साथ कभी पेट में दर्द और कभी सिर्फ पानी जाने की समस्याएं बताते हैं। तो ये कई प्रकार की समस्याएं हैं जो हमारी छोटी बच्चियों से लेकर के और जो है बड़े उम्र की औरतों तक को आ सकती हैं। इसमें माहवारी से रिलेटेड समस्याएं हो गई, स्ट्रक्चर से रिलेटेड, गर्भाशय के अंदर कोई भी ऐसी चीजें हो सकती हैं जैसे रसौली है, पॉलिप है ना, फाइब्रॉइड होता है, पॉलिप होता है, विभिन्न प्रकार के जो है बाद की स्टेजेस में जो कि रेयर उसमें आते हैं, जिसकी मैं, क्योंकि आप मुझसे पूछ रही हैं तो मैं उसका जो है संदर्भ जरूर ग्रहण करवाऊंगी कि अंदर इवन कैंसर तक होने की समस्याएं जो हैं बाद की स्टेजेस में, वो भी गर्भाशय से संबंधित है। तो इतने छोटे से मैं आपको ये कह सकती हूँ कि माहवारी वाली समस्याएं और स्ट्रक्चर से कि किसी भी जगह पे वहां पे इन्फेक्शन का होना, किसी स्ट्रक्चर या ट्यूमर का हो जाना और जो है अंदर क्रॉनिक इन्फेक्शन का हो जाना, इस तरह की बहुत सारी समस्याएं वहां होती हैं। बिल्कुल मैम, तो इनमें से कौन सी ऐसी समस्या है मैम जो एकदम से जल्दी बढ़ जाती है और गर्भाशय पे नुकसान पहुंचाती है? इन जो सारी समस्याएं आपने भी बताई थी, इसमें जो हम सबसे ज्यादा देखते हैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिस में, हमें सबसे ज्यादा इन्फेक्शन मिलता है। इन्फेक्शन यदि हम मेंस्ट्रुअल हाइजीन नहीं रखते हैं तो जो है इन्फेक्शन मिलता है, जिसमें आपने भी देखा होगा, आप कम्युनिटी विजिट करती रहती हैं, इतना औरतों के बीच बैठना उठना आपका है, आप इतनी ज्ञानवर्धक बातें उनके साथ करती हैं, तो अगर आपने उनकी समस्याएं ली होंगी तो सबसे पहली समस्या वो निचले पेट में दर्द और सफेद पानी की कहती हैं, जो कि सीधा सीधा इन्फेक्शन को डिनोट करता है। हमारी कम्युनिटी में लड़कियों से लेकर और औरतों तक और बड़ी उम्र की औरतों तक जिनकी डिलीवरीज हो चुकी हैं या जिनकी नहीं हुई हैं, उनमें भी सबसे ज्यादा रैम्पेंट या पॉपुलर या कॉमन जो है वो सफेद पानी की समस्या है, जो कि अंदरूनी स्ट्रक्चर्स में, जो हमारी गर्भाशय और उससे रिलेटेड, गर्भाशय के अलावा बगल में अंडाशय और बीच में फैलोपियन ट्यूब भी होती है जिसके द्वारा वो अंडा इधर तक आता है गर्भाशय तक, तो उन सभी स्ट्रक्चर्स में इन्फेक्शन बहुत कॉमन होता है। और यदि इस इन्फेक्शन को अर्ली स्टेजेस में नहीं चेक किया जाता है तो ये बाद में जाकर के, जैसा मैंने आपको बताया कि कैंसर तक की स्टेज तक ये पहुंचते हैं। इसलिए कहीं पे भी अगर चर्चा की जाए इन्फेक्शन की तो कैंसर का नाम भी लिया जाए, ताकि जनता और हमारे ये जो सुन रही हैं हमारी बहनें, वो इससे बिल्कुल ना जागरूक हो जाएं और इससे प्रेरित होकर के वो इन्फेक्शन को शुरुआती दौर में ही जो है स्वास्थ्य कर्मियों के पास जाके या अस्पतालों में जाकर के ठीक करवाने का प्रयत्न करें। बिल्कुल मैम, एक चीज और, क्या हमारा खान पान, हमारा रहन सहन भी इस पे प्रभाव डालता है मैम? देखिए, शरीर में, हमारा पूरा शरीर खान पान से बनता है, तो सीधी सी बात है, बहुत सहजता के साथ समझने लायक कि गर्भाशय भी चूंकि शरीर का पार्ट है तो खान पान का असर उस पे भी पूरा पूरा पड़ता है। जिस प्रकार हमारे शरीर को अन्य गतिविधियों के लिए जो है आपका खान पान का अच्छा होना, पौष्टिक आहार का होना, उसका पूरी तरह से जो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं, मिनरल्स हैं, विटामिन हैं, है ना, और इन सब चीजों से ओतप्रोत होना आवश्यक है, उसी तरह गर्भाशय की केयर भी उस पे वो है। अब आपकी जहां तक खान पान की बात है, स्त्री जो है, एक लड़की शादी होती है, वो गर्भवती होती है, गर्भावस्था के दौरान, उसकी माहवारी के दौरान यदि उसके खान पान पे ध्यान नहीं दिया जाएगा, उसको भूखा रख दिया जाएगा, उसके लिए ये चयन कर देंगी कोई आमा, हमारी बूढ़ी बुजुर्ग आमा, कि ये खाएगी, ये नहीं खाएगी, और वो ऐसी चीजों को मना कर देंगी जिन चीजों को खाने से उसको मेन लाभ होना है, तो फिर तो वो वाकई जो है रोग की तरफ को जाने का इशारा ही हुआ, क्योंकि उसको तो उस समय और उन गर्भावस्था के दौरान और जब वो दूध पिला रही है उस दौरान, है ना, इवन माहवारी के दिनों में नॉर्मल लड़कियों को बहुत ज्यादा केयर की जरूरत है, बहुत अच्छे खान पान की आवश्यकता है। वही खान पान
उनको इस वक्त पर, इन समयों पर जो है इन्फेक्शन, संक्रमण और दूसरी बीमारियों से बचाएगा। बिल्कुल मैम। तो अनियमित माहवारी का भी हम बहुत सुनते हैं, अनियमित माहवारी होने से भी क्या गर्भाशय पर असर पड़ता है मैम? देखिए ऐसा है, अगर ये बात की जाए कि एक जब नया बच्चा, नई लड़की जो है वो माहवारी होना शुरू होती है, तो उस समय की अनियमितता में बहुत इसको अच्छे से कहना चाहूंगी और सारी बहनें सुने कि शुरुआत जब हो रही है माहवारी की और उस समय हमारी बहनों को, छोटी बच्चियों को जो अनियमितताएं हैं उनके लिए विशेषकर दवाओं की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उस समय हमारा वो नया बच्चा जो लड़की है उसके अंदर हार्मोन्स की उत्पत्ति हो रही होती है। तो उस समय हम उसको अच्छा आहार देके, आयरन देके, विभिन्न प्रकार के जो है क्या कहते हैं खान पान के चीजों से जो है उसको ठीक कर सकते हैं। उस समय हमको कोई विशेष नहीं, यदि उसके बाद जब उसकी माहवारी एक बार ठीक हो चुकी है और फिर वो अनियमितताओं की तरफ इशारा करती हैं, तो उस समय आप बेशक चाहे डॉक्टरी सलाह लें, लेकिन शुरुआती दौर में जो है हमारी जो है जो नई बच्चियां हैं उनके लिए आप जितना कम से कम हार्मोन्स और दूसरी दवाओं का उपयोग करेंगे, क्योंकि उस समय उनका शरीर उस चीज के लिए अभी पूरी तरह तैयार नहीं हुआ है, वो उस रास्ते पे चला है और अभी उसको आगे को जाना है, तो इसलिए वो जो है। लेकिन हाँ, यदि आप जो है एक एस्टैब्लिश्ड माहवारी वाली लड़की या औरत में कोई माहवारी से संबंधित परेशानियां, तो वो बहुत सारी बीमारियों को इंडिकेट करती हैं, अंदर रसौलियों का होना, पॉलिप्स का होना, है ना, या फिर किसी भी प्रकार के नीचे घाव का होना कि कहीं पे जो है हमारे जननांगों में बाहर की तरफ कोई घाव तो नहीं है, वहां कोई इन्फेक्शन तो नहीं हो रहा, किसी प्रकार की सिस्ट तो नहीं हो रही है ना। तो इस प्रकार की बहुत सारी समस्याएं, तो अनियमित माहवारी को भी हल्के में नहीं लेना चाहिए, उसके लिए भी डॉक्टरी सलाह लेनी चाहिए। बिल्कुल मैम। एक आखिरी सवाल मेरा है, क्या जो गर्भाशय से जुड़ी समस्याएं हैं ये अनुवांशिक भी हो सकती हैं क्या? हाँ, देखिए ऐसा है कि गर्भाशय से जुड़ी समस्याओं में, कई समस्याओं में जो है जेनेटिक आपका कोरिलेशन देखा गया है, जो आप पूछ रही हो कि अगर माँ को है, बहुत सारी चीजें हमारी जो है सिबलिंग्स और हमारे जो साथ में, जैसे माँ को है, मौसी को है, तो बच्चे में भी जाना, तो ये चीजें जीन्स में रन करती हैं, इसमें नो डाउट। लेकिन जो है ऐसा पक्का नहीं है कि माँ को जो समस्या है, मतलब ये बिल्कुल 100% नहीं होता है, पास हो सकता है वो उसकी जेनेटिक उसमें, लेकिन संभावनाएं रहती हैं, लेकिन एकदम पूरी तरह से वो माँ से बच्चे में जाएगा ही जाएगा ऐसा जरूरी नहीं है। तो रितु, ये बातें तो काफी अच्छी थी जो डॉक्टर साहब ने बताई, मगर उम्मीद करती हूँ कि ये जानकारी, जिन महिलाओं ने अभी रेडियो से जानकारी सुनी कि गर्भाशय की देखभाल कितनी जरूरी है और कैसे कर सकते हैं, उन बातों पे अमल जरूर करेंगे। बिल्कुल हेमा, इसी उम्मीद के साथ हम आज के कार्यक्रम से विदाई लेंगे। नमस्कार।